लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि रिग्रेशन के पैरामीटर्स बीटा नॉट और बीटा वन को ओएलएस मेथड के तहत किस तरह से ड्राइव किया जा सकता है। अभी हम ये देखते हैं कि बीटा नॉट और बीटा वन को मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन या एमएलई के तहत किस तरह से ड्राइव किया जा सकता है। यहाँ पे हम रिग्रेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करेंगे और एमएलई के तहत बीटा नॉट और बीटा वन की डेरिवेशन को देखेंगे। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के तहत बीटा नॉट और बीटा वन को ड्राइव करने के लिए हमें दो बातों के बारे में पहले पता होना चाहिए। पहली बात, हमें ये फ़र्क पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड में क्या फ़र्क होता है, और दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल से हमारी क्या मुराद है। इन्हीं दो बातों की बुनियाद के ऊपर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के ज़रिए हम बीटा नॉट और बीटा वन की डेरिवेशन को देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड के दरमियान में क्या फ़र्क होता है। प्रोबेबिलिटी में डेटा वेरिएबल होता है, जबकि प्रोबेबिलिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे कि कॉइन टॉस के अंदर थीटा की वैल्यू 50% कहलाएगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? तो हमें पता है कि हेड और टेल में हेड की प्रोबेबिलिटी हम 50% रखते हैं, और इसके अंदर हम किसी भी पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी को मालूम करने की कोशिश करते हैं। यानी कि क्या चांसेस हैं कि 2 हेड आएंगे या क्या चांसेस हैं कि 3 हेड आएंगे अगर हम 5 दफ़ा कॉइन फ्लिप करें। प्रोबेबिलिटी में मुख्तसर ये कि डेटा वेरिएबल होता है, जबकि जो पैरामीटर है प्रोबेबिलिटी का वो फिक्स होता है। जबकि लाइक्लीहुड में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। लाइक्लीहुड में डेटा फिक्स होता है और हम इसमें पैरामीटर की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप 10 दफ़ा कॉइन फ्लिप करें और उसमें से 7 दफ़ा हेड आए तो हम बोलेंगे कि हेड की प्रोबेबिलिटी या हेड की लाइक्लीहुड 70% है। यानी इसके अंदर पैरामीटर डिपेंड कर रहा होता है आपके डेटा के ऊपर, डेटा फिक्स रहता है। प्रोबेबिलिटी में डेटा वेरिएबल होता है, जबकि जो प्रोबेबिलिटी का पैरामीटर है वो फिक्स होता है। लाइक्लीहुड में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लाइक्लीहुड में जो डेटा है ये फिक्स रहता है। एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट आप कर लेते हैं, डेटा आ जाता है, उसके बाद पैरामीटर की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वो पैरामीटर की वो वैल्यू जो इस डेटा को रिप्रेजेंट करे। तो प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड में ये फ़र्क होता है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड में हम ये कोशिश करते हैं कि थीटा की वो वैल्यू सेट की जाए, वो वैल्यू मालूम की जाए जिससे इस डेटा को ऑब्जर्व करने की लाइक्लीहुड मैक्सिमम हो जाए। जैसा कि मैंने अभी मिसाल दी कि अगर आप 10 दफ़ा कॉइन फ्लिप करते हैं और 7 दफ़ा हेड आता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम थीटा की वैल्यू 70% फिक्स करें तो 7 दफ़ा हेड लेने की जो लाइक्लीहुड है वो बढ़ जाएगी। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड में हमारी कोशिश होती है कि हम उस तरह का पैरामीटर फाइंड आउट करें या पैरामीटर की वो वैल्यू फाइंड आउट करें जिससे हमारे इस डेटा को दोबारा ऑब्जर्व करने की लाइक्लीहुड मैक्सिमम हो जाए। तो ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड का असूल है। रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम बेसिकली लाइक्लीहुड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बीटा नॉट और बीटा वन की, या दूसरे लफ्ज़ों में हम बीटा नॉट और बीटा वन की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो कि इस रेजिडुअल को ऑब्जर्व करने की लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज कर दें। दूसरी चीज़ जो हमने समझनी है वो ये समझनी है कि इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल से क्या मुराद है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा रेजिडुअल है ये इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सादा तरीके से इसको लिखा जाता है कि अवर रेजिडुअल EI इज़ IID, इट इज़ इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सवाल ये है कि हमें इंडिपेंडेंटली और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एजम्पशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। OLS मेथड में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों x और y, तो हम उसके दरमियान में से एक बेस्ट फिट लाइन गुजारते हैं, और ये बेस्ट फिट लाइन गुजारने का हमारा बुनियादी पैरामीटर ये या बुनियादी असूल ये होता है कि ये लाइन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल मिनिमम हो। सो बुनियादी तौर पे OLS में ये जो रेड लाइंस हैं, ये जो रेड डिस्टेंसेस हैं, इन डिस्टेंसेस का स्क्वायर करके अगर सम किया जाए तो ये जो येलो लाइन है ये वाहिद लाइन है जिसके अंदर इसका सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल जो है वो लीस्ट होगा, वो मिनिमम होगा। इसी बुनियाद पर इसको ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन या OLS रिग्रेशन भी कहते हैं। अच्छा, जबकि MLE में ऐसा नहीं है। MLE में सबसे पहले तो हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन एजम्पशन लेनी पड़ेगी, और हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो रेजिडुअल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिहाजा हम हर दफ़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही यूज़ करेंगे। और दूसरी बात हमें ये देखनी है कि हम इस येलो लाइन को इस तरह से ड्रॉ करें कि जो लाइक्लीहुड है इन ब्लू डॉट्स की वो मैक्सिमम हो जाए। यानी इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इनकी जो लोकेशन आए, उस लोकेशन की वजह से जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकले इन तमाम ब्लू डॉट्स की, वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यही बेसिकली असूल है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का, कि सबसे पहले एक हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करेंगे और उसके बाद इन ब्लू डॉट्स की जॉइंट प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे, और हम इस येलो लाइन को इस तरह से डिफाइन करना चाह रहे हैं कि वो जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो। यहीं से हमें इंडिपेंडेंटली और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। हम अपने रेजिडुअल को IID कह रहे हैं,
ये इसलिए कह रहे हैं कि हर दफ़ा जब भी हम रेजिडुअल की लाइक्लीहुड को फाइंड आउट करेंगे तो हम आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करेंगे, जैसा कि हमारी इस मिसाल के अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हर दफ़ा यूज़ करेंगे। और हम इसको इंडिपेंडेंटली कह रहे हैं इसलिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो लिहाजा जिस टाइम पे हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे इन ब्लू डॉट्स की, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रेजिडुअल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रेजिडुअल एंड सो ऑन, हम प्रोडक्ट रूल को यूज़ करेंगे कि हम मैक्सिमाइज करेंगे लाइक्लीहुड ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन गिवन द रेजिडुअल, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज़ करेंगे हर दफ़ा रेजिडुअल के लिए। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, और इसमें जो हमने न्यूमरेटर में वैल्यू ले ली है वो बेसिकली रेजिडुअल की वैल्यू है और डिवाइड बाय द वेरिएंस है। ये जिस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला होता है उसको हमने यूज़ किया है। तो लिहाजा यहाँ पे हम एजम्पशन ले रहे हैं कि जो रेजिडुअल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आइडेंटिकल है, यानी हर दफ़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही रेजिडुअल इमर्ज होगा। अब यहाँ पे तो ये एक रेजिडुअल की बात हो रही है, रेजिडुअल तो हर दफ़ा इमर्ज होगा। जब भी एक्स वेरिएबल आप लेंगे और उसके नतीजे में कोई वाई वेरिएबल को आप एस्टिमेट करेंगे तो रेजिडुअल इमर्ज होगा। तो पहले रेजिडुअल की लाइक्लीहुड और दूसरे रेजिडुअल की लाइक्लीहुड और फिर उसके बाद तीसरे रेजिडुअल की लाइक्लीहुड एंड सो ऑन को जब आप कंबाइन करेंगे या उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल इसलिए हैं कि हर दफ़ा हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही यूज़ करेंगे, और ये क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है लिहाजा हर दफ़ा रेजिडुअल की जो लाइक्लीहुड है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसा कि प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होती है उसमें उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ और इंडिविजुअल लाइक्लीहुड्स ऑफ द रेजिडुअल्स। यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो आप ये देखेंगे कि इस फार्मूला में ये वाला पार्ट कांस्टेंट्स हैं, तमाम कांस्टेंट्स हैं इसके अंदर, 2 पाई एंड द वेरिएंस, ये कांस्टेंट्स हैं। आप इनको जितनी दफ़ा एक्स के लिए, यानी अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है या 4 दफ़ा, डिपेंड करता है एक्स की कितनी ऑब्जर्वेशन हैं आपके पास, तो ये तो हर दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब भी ये मल्टीप्लाई होंगे तो बेसिकली ये सारे के सारे क्योंकि कांस्टेंट है, तो बेसिकली जब आप एक कांस्टेंट को कई दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो यू रेज इट टू द पावर, यानी अगर आपने इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो आप इसको 3 की पावर दे सकते हैं। और इसी तरह से एक्सपोनेंशियल की ये पावर है, आप जितनी दफ़ा इस एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली पावर्स जमा हो जाती हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल है, जब भी एक्सपोनेंट को आप यूज़ करेंगे और उसके ऊपर पावर होगा तो पावर को जब आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली उनकी पावर्स जो होती हैं वो जमा हो जाती हैं। यहाँ पर इस फार्मूले का पहला पार्ट है जो तमाम कांस्टेंट्स हैं, इसकी पावर हमने n टाइम कर दी है, और जो एक्सपोनेंट की पावर है इसको हमने n टाइम सम कर लिया, तो ये समेशन का साइन आ जाएगा इसके ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप है इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना या इसको मैक्सिमाइज करना। तो ज़ाहिर है उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगानी पड़ेगी, जैसे हमने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के अंदर भी लगाई थी। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप और आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल के ऊपर हमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट वैल्यूज़ होती हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, इसकी डेरिवेशन फाइंड आउट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चेन रूल लग जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे एक स्टेप हम और कर लेते हैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, और वो ये स्टेप ये है कि हम इस इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं, और जब हम लॉग ले लेंगे तो बेसिकली ये लाइक्लीहुड लॉग लाइक्लीहुड बन जाएगी, और लॉग लेने की वजह से ये जो एक्सपोनेंट की पावर है ये ख़त्म हो जाएगी, यानी ये एक्सपोनेंट ख़त्म हो जाएगा और ये पावर एज अ पार्ट ऑफ फार्मूला हमारे पास आ जाएगी, जिसकी डेरिवेशन करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगी। तो लिहाजा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा लॉग लाइक्लीहुड का। जब आप इस लाइक्लीहुड इक्वेशन का लॉग लेंगे, और लॉग के लिए हम नेचुरल लॉग को यूज़ कर रहे हैं इस एक्सपोनेंट की वजह से, तो जब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो ये जो n की वैल्यू है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। जितने भी मल्टीप्लिकेशन साइन हैं, जो प्रोडक्ट साइन है, वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। यही फ़ायदा है हमें लॉग लेने का कि जो प्रोडक्ट साइन है ये ख़त्म हो जाएगा और वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का अब हम नेचुरल लॉग लेते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। सो इक्वेशन का हमने नेचुरल लॉग लिया, जब नेचुरल लॉग लिया तो ये n की पावर नीचे आ गई, तो दिस वुड बिकम n टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ दिस पार्ट, दिस कांस्टेंट बिजनेस, प्लस एक्सपोनेंट खत्म हो गया और एक्सपोनेंट की पावर जो है वो एज अ पार्ट ऑफ फार्मूला हमारे पास आ गई, दैट इज सम ऑफ -1/2 इंटू वाई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 xi स्क्वायर डिवाइड बाई द वेरियंस। इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करना मुमकिन हो सके। अब यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाकर देखेंगे कि बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू हमारे सामने क्या आती है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में हम ये करते हैं कि इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हम बीटा नॉट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम बीटा नॉट के रिस्पेक्ट से इस पूरी इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और उसको पुट कर देंगे 0 के इक्विवेलेंट, और बीटा नॉट के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ये डेरिवेशन हमने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के अंदर भी की थी, और मैंने आपको बताया था कि इस पर चेन रूल लगेगा, और चेन रूल के तहत हम इसकी डेरिवेशन करेंगे इस पार्ट की। जब हमने लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करने के लिए इसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई की, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन
तो हमने इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट, और इस लाइकलीहुड इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव हमने जब फाइंड आउट किया तो इस पार्ट में क्योंकि बीटा नॉट नहीं है इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इस पार्ट का आप डेरिवेटिव लेंगे और चेन रूल के तहत सबसे पहले इसकी पावर में से 1 माइनस करके पावर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, उसके बाद एक दफ़ा ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर इस फंक्शन का इंटरनल डेरिवेटिव जिसमें इस पार्ट में क्योंकि बीटा नॉट नहीं है ये जीरो हो जाएगा, इस पार्ट में भी बीटा नॉट नहीं है ये भी जीरो हो जाएगा, इसको कांस्टेंट तस्वुर किया जाएगा, इसको भी कांस्टेंट तस्वुर किया जाएगा, और ये बीटा नॉट का जो डेरिवेटिव विद इटसेल्फ है वो -1 की सूरत में हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट चेन रूल के तहत यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके बाद इस -1 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, ये -2 हो गया, राइट। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1 बाय सिग्मा स्क्वायर बचा। अब ये सिग्मा स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है और हमने इस इक्वेशन को 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दिया तो ये वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, और बाकी पार्ट हमारे पास बचेगा। तो बाकी पार्ट हमारे पास बचेगा सम ऑफ i फ्रॉम 1 to n ऑफ yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 xi। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये समेशन साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सम ऑफ yi माइनस सम ऑफ बीटा नॉट एंड माइनस बीटा 1 सम ऑफ xi। बीटा 1 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको समेशन से बाहर निकाल लिया, ये यूजुअली मैथमेटिक्स में कांस्टेंट्स के लिए किया जाता है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, माइनस सम ऑफ बीटा नॉट की वैल्यू इक्वालिटी के उधर चली जाएगी और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो सम का साइन है जिस तरह से हमने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में किया था इसको n में कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को जब आप समेशन साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक तरह से उसको n से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं आप। तो जब माइनस सम ऑफ बीटा नॉट को आप इक्वालिटी के उधर ले जाएंगे तो ये n टाइम्स बीटा नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ yi माइनस बीटा 1 एंड सम ऑफ xi बन जाएगा। इस n को आप इक्वालिटी के उस तरह डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड कर देंगे तो ये सम ऑफ yi ओवर 1 माइनस बीटा 1 सम ऑफ xi ओवर n, और यूं सम ऑफ yi डिवाइड बाई n इज इक्वल टू y बार एंड सम ऑफ xi डिवाइड बाई n इज इक्वल टू x बार। तो लिहाजा बीटा नॉट का फार्मूला अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन विद द नॉर्मेलिटी एजम्पशन कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने यूज़ किया है, और IID इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिडुअल्स को हमने यूज़ किया है, हमारा बीटा नॉट का फार्मूला बिल्कुल वही निकलता है जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का निकलता है। अब बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर बीटा 1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। बीटा 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम बीटा नॉट की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ पर इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, yi माइनस वाई बार को हम इकट्ठा कर देते हैं और बाकी जो पार्ट है इसको अलग रहने देते हैं, और अब यहाँ पर हम माइनस बीटा 1 कॉमन ले लेते हैं। इसकी पूरी डिटेल मैंने OLS की डेरिवेशन जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें एक्सप्लेन की है। यहाँ पर इस स्टेप में हम माइनस बीटा 1 को कॉमन ले लेंगे। माइनस बीटा 1 को कॉमन लेने से हमें दो फ़ायदे होंगे, एक तो ये x माइनस एक्स बार इस y माइनस वाई बार के बिल्कुल सेम हो जाएगा, और दूसरा जिस टाइम पे हम बीटा 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो उस वक्त ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आप पॉजिटिव बीटा 1 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उस सूरत में एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे स्टेप को रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इस पर अप्लाई करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 और इसको बराबर कर देंगे 0 के, और बीटा 1 के लिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक ब्रैकेट मिस थी, मैंने ब्रैकेट ऐड कर दी है। जब आप इस पार्ट का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1, क्योंकि इस पूरे में बीटा 1 मौजूद ही नहीं है लिहाजा ये पूरे का पूरा पार्ट कांस्टेंट कहलाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 0 कहलाएगा। इसी तरह से कांस्टेंट को हम बाहर रखेंगे और इस पार्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1। चेन रूल के तहत यहाँ पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, पावर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी इस जगह पर, और एक दफ़ा ये पूरे का पूरा इक्वेशन एज इट इज़ लिख लिया जाएगा और फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसके इंटरनल डेरिवेटिव से। जब आप इस पार्ट का इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर y माइनस वाई बार में क्योंकि बीटा 1 नहीं है, अगेन ये कांस्टेंट तस्वुर होगा, इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो 0 कहलाएगा, और इस पार्ट में बीटा 1 मौजूद है लिहाजा ये बीटा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू से। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये माइनस एक्स बार इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन में यहाँ पर एक ये माइनस साइन है, ये बेसिकली -1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, लिहाजा इस -1 को हम यहाँ पर ले आते हैं और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह हमारे पास बचेगा 1 डिवाइड बाई वेरियंस सम ऑफ i फ्रॉम 1 to n ऑफ। अब ये जो xi माइनस एक्स बार है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिहाजा yi माइनस वाई बार मल्टीप्लाई बाई xi माइनस एक्स बार माइनस बीटा 1, और ये xi माइनस एक्स बार के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा xi माइनस एक्स बार स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे आप, और यहाँ पर ये क्योंकि कांस्टेंट है इसको आप इक्वालिटी के उधर ले जाएंगे। वेरिएंस यहाँ पे कांस्टेंट एज्यूम हो रहा है, ये भी एक एजम्पशन है कि हमारा जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट है।
और यहाँ पर ये जो समेशन साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, समेशन वाई आई माइनस वाई बार मल्टीप्लाई बाय एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस बीटा वन एक्स सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, बीटा वन को आप यहाँ रख लेंगे और ये एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर जो है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास बीटा वन की वैल्यू निकल आएगी सम ऑफ वाई आई माइनस वाई बार इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। और इसी बात को हम सिंप्लीफाई करके जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि बीटा वन इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय द वेरियंस ऑफ एक्स। इस सारे प्रोसेस को देखने के बाद हमें जो बात समझ आती है वो ये बात समझ आती है कि इफ एंड ओनली इफ रेजिडुअल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और रेजिडुअल इज इंडिपेंडेंट, यानी कोई ऑटो कोरिलेशन रेजिडुअल्स की नहीं है आपस में, और तीसरी चीज वेरियस इज कांस्टेंट, इसका मतलब है हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रॉब्लम नहीं है, तो एमएलई के तहत बीटा नॉट और बीटा वन की जो वैल्यू निकलेगी दैट वुड बी इक्वल टू द फार्मूला ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन इज इक्वल इन केस ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि नॉर्मेलिटी एजम्पशन हो और इंडिपेंडेंस एजम्पशन हो और हेटेरोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम ना हो, तो उस सूरत में एमएलई एस्टिमेशन ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन इज इक्वल टू ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। तो लिहाजा जब हमने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन की डेरिवेशन को देखा था तो उस वक्त हमने इन एजम्पशंस को नहीं लिया था। तो यही इसी वजह से कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर बेसिकली कोई डिस्ट्रीब्यूशन एजम्पशन नहीं लेता, लेकिन एमएलई को करने के बाद हमें अंदाजा हुआ है क्योंकि ये दोनों पैरामीटर्स की जो वैल्यू है ये बराबर निकलती है एमएलई के केस में और ओएलएस के केस में, स्पेशली जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ली जाए, रेजिडुअल्स इंडिपेंडेंट हो और वेरिएंस कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर भी इन्हीं एजम्पशंस की बुनियाद के ऊपर बना होगा, लेकिन बेसिकली ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर की डेरिवेशन के दौरान हमने इन एजम्पशंस को यूज नहीं किया। इन एजम्पशंस को हमने यूज किया है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के दरमियान। डेरिवेशन को करने का सबसे एक जो बड़ा फायदा है वो यही है कि आपको अंदाजा होता है कि जो हमारी रिग्रेशन की एजम्पशंस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जिस वक्त डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो या रेजिडुअल की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना हो या वो इंडिपेंडेंट ना हो या उनका वेरिएंस कांस्टेंट ना हो, तो उस सूरत में ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन हमारी कोई खास मदद नहीं कर सकता क्योंकि ये अपने आप को टेलर नहीं कर सकता। जबकि एमएलई में अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखा था तो आप लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर लेंगे तो आप एक नए पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बीटा नॉट और बीटा वन के। एमएलई अपने आप को टेलर कर सकता है। यहां तक हमने दो मेथड्स को देख लिया है कि किस तरह से बीटा नॉट और बीटा वन को ड्राइव किया जाता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड के तहत और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के तहत, और इसमें यूज होने वाली एजम्पशंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगला मेथड हम ये देखते हैं कि किस तरह से मेथड ऑफ मोमेंट हम इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं, और बेसिकली मेथड ऑफ मोमेंट हमारी किस चीज़ में मदद करता है।